गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास जो थी हमारी उसमें हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे किसके बारे में, रुधिर समूह के बारे में। तो हमने रुधिर समूह में जो एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी और RH एंटीजन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रक्त समूह, रुधिर स्कंदन या रक्त का थक्का बनना। रक्त का रुधिर स्कंदन में क्या हो जाएगा कि जैसे हमारे कोई चोट लगती है, चोट लगने के पश्चात चोट से या घाव वाले स्थान से रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है और जैसे ही रक्त बहता है तो कुछ समय पश्चात रक्त स्वतः ही अपने आप रुक जाता है और उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रुधिर स्कंदन या रुधिर का थक्का बनना कहा जाता है। अर्थात रुधिर का थक्का बन जाता है। फाइब्रिन तंतु जो है, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होती है, ये फाइब्रिनोजन जो है ये घुलनशील है। बाद में ये फाइब्रिन तंतुओं में बन जाता है और फाइब्रिन तंतु एक अघुलनशील प्रोटीन है जिसमें रक्त कोशिकाएं धीरे धीरे पसना प्रारंभ हो जाती है और एक जालनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है, रक्त का थक्का जमना। सबसे पहली बात ये आती है, जब रक्त का थक्का जमता है तो रक्त के थक्का जमाने के लिए लगभग 13 कारक आवश्यक होते हैं। ये 13 कारक जो अपन ने लिखे हुए हैं, ये 13 कारक रोमन संख्या में दिए हुए हैं। यहाँ पर कोई किताब जो है उसमें 12 दिए हुए हैं क्योंकि जो ये कारक जो है ये कारक नहीं दिया हुआ है कई जगह। तो ये लगभग कितने होते हैं, 13 कारक होते हैं, जिनमें से ये कारक जैसे फाइब्रिनोजन पहला कारक है। फर्स्ट कारक जो है ये फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन के रूप में इसका निर्माण जो है वो कहाँ होता है, यकृत में। दूसरा जो कारक है वो है प्रोथ्रोम्बिन और इसका निर्माण भी कहाँ हो रहा है, यकृत के अंदर। तीसरा कारक है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो सबसे पहले जो प्लेटलेट्स जो है जैसे ही वायु के घाव से बाहर निकलती है, टूटती है, ऊतकों की क्षति होती है, प्लेटलेट्स बाहर आती है तो उनसे क्या रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकलता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है रक्त कारक इसके साथ 7th और 10th के साथ मिलकर, तो 7th कौन सा कारक है, ये कारक, और 10 जो है ये कारक जो है इन दोनों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रियक का निर्माण करते हैं। तो ये जब अपन प्रक्रिया पढ़ेंगे तब आएगी डिटेल से। अभी अपन बात कर रहे हैं ओनली जो ये जो 13 कारक है इनके बारे में, जिसमें सबसे पहला कारक जो है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन और तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद में चौथा कारक जो है वो कैल्शियम आयन जो है, ये कैल्शियम आयन भी बहुत बड़ा रोल करता है क्योंकि ये सक्रिय करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये कैल्शियम आयन चौथा कारक है। पांचवा जो है लेबियल फैक्टर और या प्रोएसिलिन फैक्टर जो है ये है। तो ये पांचों कारक तो अपन को साफ दिख जाते हैं कि ये कहाँ कहाँ जब अपन प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वो पांचों कारक कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। कुछ कारक जो है वो डायरेक्ट रूप से अपन को नहीं दिख पाते हैं, वो इनडायरेक्टली उनका क्या होता है कि रक्त स्कंदन में क्या रहेगा, रोल रहेगा। तो एक फाइब्रिनोजन ये अघुलनशील प्रोटीन होता है, ये है प्रोटीन होती है जो कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। ये रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। और ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये भी एक प्रोटीन है, ये भी कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर पाई जाएगी। प्लाज्मा में पाई जाती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रिलीज होगा, जब ऊतकों का और प्लेटलेट्स डैमेज होती है तो यहाँ पर एंजाइम रिलीज फ्रॉम द डैमेज प्लेटलेट्स। तो ये जब प्लेटलेट्स का क्या होता है, क्षय होता है, जैसे क्षय होके वायु के संपर्क में आती है तो उनसे कौन रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। और ये बाद में कैल्शियम आयन जो है ये भी हेल्प करता है किसको, जो सक्रियक जो है उसके निर्माण में। तो ये 5 कारक। उसके बाद में छठा कारक जो है एसिलिन जो है, इसको कुछ वैज्ञानिक मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक नहीं मानते हैं कि ये कारक का रोल रहता है या नहीं रहता है। 7वां कारक जो है स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिन फैक्टर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण का ये भी कहाँ होता है, लीवर के अंदर। इसका निर्माण भी कहाँ हो रहा है, लीवर के अंदर। उसके बाद में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर,
तो ये फैक्टर देखो, एक तो ये फैक्टर है 1, 2 और एक तीसरा फैक्टर जो है ये, तो यहाँ पर 8, 9th और 11th कारक जो है यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहेगा। एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, एक आनुवंशिक बीमारी, आनुवंशिक रोग है जिसमें अगर व्यक्ति को एक बार चोट लग गई, चोट लगने वाले स्थान से रक्त लगातार बहता रहेगा, अर्थात बहुत लंबे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये कारक जो है, इन कारकों की अनुपस्थिति होती है। तो इन कारकों की अनुपस्थिति जब रहेगी तो एक आनुवंशिक रोग, अर्थात अगर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कौन सा है 8 अनुपस्थित है तो या कमी है तो कौन सी बीमारी होगी, हीमोफीलिया ए हो जाएगा। हीमोफीलिया के भी अलग अलग प्रकार हैं। उसके बाद में अगर 9th फैक्टर है क्रिसमस फैक्टर जिसको कहा जाता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, वो हीमोफीलिया बी होता है यहाँ पर। उसके बाद में 10th फैक्टर जो है स्टुअर्ट पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है, और 11th फैक्टर जो है ये है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसिडेंट, और इससे जो होता है ये होता है कौन सा, हीमोफीलिया सी। तो ये कितने प्रकार की हीमोफीलिया हो गए, 3 प्रकार की। तो यहाँ पर ये हीमोफीलिया रोग के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे डिटेल से। तो हीमोफीलिया क्या है यहाँ पर कि रक्त, यहाँ पर चोट लगने वाले स्थान से रक्त लगातार बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है या जमता है, रक्त लगातार बहता रहेगा और सतही लगभग बहुत लंबे टाइम पे या तो रुक भी सकता है और नहीं भी रुक सकता है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। ऐसी कंडीशन में रोगी को क्या किया जाएगा, बाहर से रक्त चढ़ाया जाएगा, इधर से रक्त निकलता रहेगा, दूसरी तरफ से रक्त उसको क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। जब तक रक्त नहीं रुकेगा तब तक वो प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी व्यक्ति को हानि हो सकती है। तो ये 13 का, उसके बाद में 12वां कारक जो है हाइमन फैक्टर या सरफेस फैक्टर के नाम से जाना जाता है, और 13वां कारक जो है ये है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, अर्थात जो ये फाइब्रिन भी, ये भी क्या है, एगुलेंशियल प्रोटीन है। ये क्या है, एगुलेंशियल प्रोटीन। तो ये एगुलेंशियल प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे रक्त का थक्का बन जाता है। तो ये कितने कारक है, रक्त थक स्कंदन में ये 13 कारक है। ये अपन को इसी क्रम में क्या रहेंगे, याद रहेंगे, जिसमें पहला फाइब्रिन, जिसमें ये कारक है, ये है, ये है, ये है, उसके बाद में ये 5 कारक तो ये हो गए, उसके बाद में एक 13वां कारक ये है। उसके बाद में अगर हीमोफीलिया अपन पढ़ते हैं तो हीमोफीलिया में अपन को याद होना चाहिए कि हीमोफीलिया जो मरीज या रोगी जो होगा उसमें कौन कौन से फैक्टर अनुपस्थित हो सकते हैं। या तो हो सकता है 8वां फैक्टर ये या हो सकता है 9वां, या हो सकता है 11th फैक्टर, ये अनुपस्थित हो सकते हैं हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति के अंदर, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये थे अपन को रक्त का थक्का जमाने वाले कारक। अपन नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रक्त स्कंदन की जो प्रक्रिया है, उस रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में क्या क्या रोल रहेगा। सबसे पहले चोट लगती है, चोट लगते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है 8th का वो 7th कारक और किसके साथ 10th कारक के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनाता है। सक्रियक जो है बाद में किसमें, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो उसको थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है। थ्रोम्बिन जो है फाइब्रोनोजन से किस में बदलेगा, फाइब्रिन में बदल जाता है और रक्त का थक्का बनता है। तो ये प्रक्रिया को अपन बाद में पढ़ेंगे।